नमस्कार, कनक बात में आपका स्वागत है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि जब गाजा में शांति प्रस्ताव पास हो गया या आपस में इजराइल और हमास के बीच जो समझौता हो गया, तो वहाँ मिला जुला की स्थिति है कि चलो लड़ाई खत्म हो गई, हम मान के चल रहे हैं। हालांकि प्रॉब्लम वहाँ भी है कि आगे क्या होगा, किस तरह से चीज़ें होंगी, लेकिन चलिए ये हम मान के चलते हैं। लेकिन अब लोगों की जो निगाहें हैं रूस यूक्रेन वॉर पर है कि अब वहाँ क्या होगा, किसी तरह के कोई संकेत नहीं है और किसी तरह से जो बातें, बल्कि अमेरिका ने वादा किया था कि टॉमहॉक मिसाइल देगा यूक्रेन को, और यूक्रेन इंतज़ार भी कर रहा था ताकि वो रूस पर हमला कर सकता है, डेडली हमला कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन की लगातार कोशिशों के बावजूद न रूस मानने को तैयार है, न किसी तरह से कोई थर्ड पार्टी मेडिएशन हो रहा है। एक बार डोनाल्ड ट्रंप गए दोनों के बीच में समझौता कराने को, उसके बाद बात वहीं की वहीं रह गई है और रूस लगातार हमले कर रहा। बल्कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अभी भी हमला किया है और यूक्रेन एक बेबस की तरह सिर्फ वो जो है कहते हैं ना कि हमला हुए जा रहा है, उसको बर्दाश्त किया जा रहा है। यूक्रेन के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है क्योंकि अमेरिका के भरोसे बैठा है कि अमेरिका मदद करेगा, अमेरिका हथियार देगा, उस कदम पे लड़ेगा। ऑलरेडी 20-25% जो कब्जा है यूक्रेन पर रूस का हो चुका है और ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो पता नहीं अब ये प्रशांत, अब देखिए बात ये है कि ये बल्कि ज़्यादा बड़ा फ्लैश पॉइंट है गाज़ा का। तो हमें पता था कि अगर गाज़ा पर हमास नहीं भी मानता तब भी उसको कहीं ना कहीं सरेंडर करने वाली थी। इजराइल खत्म करने के लगभग खत्म ही कर दिया था, गाज़ा शहर को तबाह कर दिया, जो हमास के सारे जो ठिकाने थे खत्म कर दिए। तो वो वहाँ का तो जो चलिए समझ में आता है कि चलो ये तुक्का है या क्या है, चलिए इसको बहस करने तो बेकार है। लेकिन रूस यूक्रेन क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि पूरा का पूरा यूरोप, मतलब इसमें अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है और यूरोप का कहीं नहीं डायरेक्टली यूरोप की कंट्री शामिल है। यहाँ पर स्टेक ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसको लेकर कहीं कुछ कोई खबर नहीं है, कोई हलचल नहीं है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि रूस को जैसा शुरू में माना जा रहा था कि रूस अगर यूक्रेन से लड़ रहा है तो वो तो एक हफ्ते में ये जंग ख़त्म कर देगा, और फिर ये कहा जाने लगा कि यार ये क्या हुआ कि 3.5 साल हो गए और रूस जैसा देश छोटे से यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है। लेकिन देखना ये है कि वक्त के साथ साथ इसका रूप बदलता चलेगा। ये जंग यूक्रेन और रूस की नहीं रह गई थी। अब अगर देखा जाए तो यूक्रेन नहीं है, जो कुछ है वो पूरी यूरोप, अमेरिका, नेटो, ये मिलकर के रूस के साथ लड़ रहे हैं। यानी 50 देशों के साथ पुतिन इस वक्त जंग कर रहे हैं। अगर इस तस्वीर को इस तरह से समझें तो ये देखा जाए कि 3.5 साल से 50 देश पुतिन को नहीं हरा पाए। अब इसे इस तरह से देखना पड़ेगा। और ये सबसे अहम बात भी है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति किसके साथ हैं और किसके साथ उसके खिलाफ हैं, ये बात तो अगले दिन पता चलती है। क्योंकि ये दिन जब बीत गया, क्योंकि यही कश्मकश, यही असमंजस तो ज़ेलेंस्की के साथ बनी हुई है। क्योंकि एक दिन उन्हें वो बहुत जोर से लताड़ लगाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि बस तुम तैयार रहो, टॉमहॉक तुम्हारे पास पहुंच रहा है। और अब ये टॉमहॉक मतलब सीधे रूस में अंदर तक घुस करके हमला करने की ताकत बोल दिया, लेकिन अब तक कुछ, लेकिन वो एक अदद टॉमहॉक का इंतजार यूक्रेन कर रहा है। ज़ेलेंस्की को इसी बात क्यों पता चलेगा रूस और कितने पता नहीं और कितने परसेंट उसके, और लगभग जो 27% यूक्रेन पर कब्जा हो ही चुका है पूरी तरीके से। अब बात ये आ रही है कि अब बहुत हो चुका, रोक लीजिए। तो ज़ेलेंस्की तो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में जंग रुक जाए। बल्कि कई बार पुतिन भी इशारा करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। पुतिन तो देखिए, सबसे पहले तो पुतिन चाहते हैं क्योंकि इतनी लंबी जंग लड़ना, जिस देश को आगे तरक्की करनी है, वो जंग में अगर अपना पूरी अर्थव्यवस्था झोंके हुए है तो उसे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि इनके पीछे देखिए यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहते नहीं कि रूस के साथ किसी तरह दोस्ती हो। बिल्कुल कुछ और इसको यही बात करके अगर आप देखेंगे, कुछ दिन पहले की भी खबर आ रही है, लगातार जर्मनी अपने यहाँ युद्ध की तैयारी कर रहा है। फ्रांस और जर्मनी दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर ये युद्ध, रूस यूक्रेन का युद्ध अगर आगे बढ़ा तो जो उसका अगला जो शिकार हो सकता है वो फ्रांस और जर्मनी हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी सारी शुरू कर ली है, लगातार तैयारियां कर भी रहे हैं मतलब वो। लेकिन जिस तरह से वहाँ भी आए कुछ समय पहले, कई दिन हो गए इस बात को लेकर, हफ्ते हो गए, बल्कि कई हफ्ते हो गए कि वॉशिंगटन में सारे देश आए, नाटो के देश आए, यूरोपियन कंट्री आए, यूक्रेन के राष्ट्रपति आए, लेकिन मसला वहाँ भी नहीं सुलझा। यानी कि जो बात है कि इतनी सारी कंट्री जो कि अगर आप देखें अगर ताकत के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से एक जगह खड़ी है, और लेकिन पुतिन अकेले जीत पे अड़े हुए हैं, तो कुछ तो ऐसा फ्लैश पॉइंट होगा ना कि जहाँ पे पुतिन पीछे झुकने को तैयार नहीं है। देखिए, बहुत अहम बात है, पोलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है, ये नेटो कंट्रीज में तो ये बात है कि वो अभी एकमत ही नहीं है
क्योंकि वो यूक्रेन को मदद वैसे तो कर रहे हैं, लेकिन जब सीधे रूस से क्योंकि रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अगर आप उसे सीधी मदद करते दिखाई दिए तो हम ये नहीं मानेंगे कि आप सीधी मदद कर रहे हैं, हम ये मानेंगे कि आप सीधे रूस से जंग कर रहे हैं। अब ये बात सारी नेटो कंट्रीज 32 कंट्रीज नहीं मानने तैयार है, इसमें जबरदस्त फूट पड़ी हुई है। कई लोग तो अब समझा रहे हैं कि ऐसा करना अब बहुत गलत होगा, रूस के साथ अब सीधे सीधे जंग में जाना हमें अपने देश के भविष्य को अंधकार में डालने जैसा है, और इसे लेकर अब समझाया भी जा रहा है। जहां यूरोपियन कंट्रीज में, नेटो में ये बात है, वहीं असल में इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका जिस तरीके से बदनाम रहा है इसके पहले, कि दरअसल क्यों कुख्यात रहा, अमेरिका की जो है वो किस तरह की बात उसके साथ जोड़ती रही है, वो ये कि दुनिया की किसी कोने में बड़ी जंग चलती रहे और उसका बिजनेस चलता रहे। तो ये जंग जल्दी खत्म हो जाए ये अमेरिका नहीं चाहता। ये पूरी दुनिया भर में एक आम अवधारणा है कि अगर कहीं कोई जंग, बड़ी जंग चल रही है और वो रुक जाए तो फिर तो अमेरिका का बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही तो बात मैं बोल रहा था प्रशांत, कि बिल्कुल बेसिकली हुआ है कि जो गाजा की क्रेडिट अमेरिका ले रहा है, ट्रम्प को जो दिया जा रहा है, गाजा में तो नेतन्याहू ने अपना जो भी उनको टारगेट अचीव करना था अचीव कर लिया था उन्होंने। हाँ। हमास को मार करके उन्होंने, ऐसे भी हमास की भुड़ता ऐसे बना दी, उसके पास कोई चारा था भी नहीं अगर आप इस हिसाब से देखें, लेकिन उसमें जबरदस्ती घुस करके अमेरिका वो एक मीडिएटर बन के उसने कतर को या फिर टर्की को इस्तेमाल कर करके एक मीडिएट करके वो तो कराया जरूर है, लेकिन उसके कोई मायने बहुत है नहीं। मायने तो तब होते कि जब आप रूस को, और एक बात और है, पुतिन जो है इस बात की कमजोरी है, जो यूरोपियन कंट्री की कमजोरी को बहुत अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल। कोई लगातार डायरेक्ट युद्ध में कोई नहीं आना चाहेगा। हाँ। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री की जो हालत है, वहाँ पर उनके सैनिकों को लेकर के, हथियारों को लेकर के हमेशा वो अमेरिका पर डिपेंडेंट रहे हैं। अभी तो नाटो बना ना कि ये रहा कि भाई हमें कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हेल्प करेंगे। एक पोलैंड को छोड़कर हाँ। हाल में जब बातें हुई कि भाई डिफेंस का बजट बढ़ाओ, अपनी अपनी सुरक्षा की स्थिति बढ़ाओ, तो पोलैंड ने 5000 सैनिकों की भर्ती करने के अलावा किसी देश में कोई वहाँ का जो यंगस्टर है वो सेना में आने को तैयार नहीं है। तो यूरोप अच्छे से जानता है रूस की तो लड़ने की आदत है, अभी भी लड़ रहा है वो। और ये खौफ ही है, दरअसल पुतिन का ये खौफ है। वो समझ चुके हैं कि अगर ऐसे भी पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है इस वक्त, और उनको पता है कि अगर आप इनका साथ देने सीधे उतरे तो हम ये मान लेंगे कि जो नेटो की अपनी असली बुनियादी नियम है कि अगर एक देश पर हमला हो रहा है तो हम ये मान लेंगे कि दूसरा देश पर हमला किया जा रहा है, और इसलिए सारे देश मिलकर के हम उसे अपना दुश्मन मानेंगे। अब रूस से पंगा इसलिए भी नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि रूस ने ये साफ कह दिया, आप अगर वैसे साथ देते दिखाई दे रहे हो तो हम ये मान लेंगे कि आप हमारे खिलाफ ही लड़ रहे हो। और अब अगर आप सोचिए कि अमेरिका लगातार यूक्रेन के साथ एक लंबे हिस्से में उसके साथ खड़ा दिखाई दिया है, इसके बावजूद अगर पुतिन अभी भी मैदान में डटे हुए हैं तो कितने जीवट हैं वो अपनी बात को लेकर के। तो पुतिन का ये जज्बा और जिजीविषा है कि 50 देशों के साथ में वो ये जंग कर रहे हैं। हालांकि इस बात को खुद अमेरिका बखूबी जानता है, और ये बात उनको भी पता है ट्रंप को कि अब वैसे पंगा नहीं लेना चाहिए रूस से। तो भले ही वो जो देश संबंध बनाता है रूस से, उनसे व्यापार करता है, वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उस तरह से रूस के खिलाफ नहीं जाने को तैयार। इस बात को मैं थोड़ा दूसरे तरह से दर्शकों को समझाता हूँ। असल में दिक्कत क्या है कि देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले अगर यूरोपियन कंट्री को, नाटो के देशों को ये कहा कि अपना रक्षा बजट बढ़ाओ, अपनी सुरक्षा खुद करो, तो जाहिर तौर पर वो हथियार खरीदेंगे। बिल्कुल। हथियार कहाँ से खरीदेंगे? रूस से तो खरीदेंगे नहीं, तो हथियार अमेरिका से खरीदेंगे। एक हो गया। दूसरी बात में डोनाल्ड ट्रंप को लगा अब 2 भाग में डिवाइड हो गया पूरी दुनिया में। अगर नाटोज कंट्री या यूरोपियन कंट्री अगर अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, रूस का भी हथियार बेचने बहुत बड़ा मार्केट है, तो रूस ने अपना ब्रिक्स के जरिए यहाँ के भारत, चीन, और जो चीन को तो कहते हैं आप, चीन तो अपना खुद ही बनाता है, बाकी जो ऐसे कंट्री जिनके अमेरिका से अच्छे रिलेशन नहीं है, जैसे ब्राजील हो गया, ब्राजील है, इंडिया है, ये 2 भागों में बट गया हथियारों को लेकर के। कि इसीलिए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते भी नहीं है कि जल्दी से वहां पे शांति हो जाए। अगर शांति हो जाएगी तो शायद हथियारों का जो वो है वो खपत हो नहीं पाएगी। और क्या है, वो ब्रिक्स की जो मजबूती के संकेत मिलने लगे हैं, ये ट्रंप को पता है, इसकी चर्चा हो चुकी है। इस बारे में जो शीर्ष नेता हैं ब्रिक्स के, वो औपचारिक अनौपचारिक बातचीत कर चुके हैं इस बारे में कि अब हमें ये मजबूती देनी होगी ताकि वो दबदबा जो है, जो पूरे धरती पर एक तरफा है, वो संतुलित दिखाई दे। तो ये वजन बढ़ाना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छे से ट्रंप को भी पता है। अब देखिए, होता ये है ना कि अब गाजा में उन्होंने करवा लिया। गाजा बहुत छोटी जगह सिकुड़ चुका था, इजराइल ने मार मार करके उनको बहुत से बिल्डिंग के नीचे एकदम तहखाने में उनको खुद ही कैद कर लिया था। सर को तबाह कर दिया उसने। तो वो माना जाता है ना, साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो जानते हैं कि जब प्रैक्टिकल करना होता है तो प्रैक्टिकल के टेबल पर मेंढक को फाड़ करके उसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। भाई शेर को टेबल पर नहीं फाड़ा जा रहा है, या तो ये बात समझ में आती है कि वो पुतिन से वैसे नहीं भिड़ना चाहते। वो वहां पर
पर कह रहे हैं। अब उन्होंने जैसे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपना दावा ठोक दिया था, स्वयंभू उनकी घोषणा थी कि नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था क्योंकि मैंने तो ये दुनिया के 7 जंग जो है वो रुकवा दी थी। अब वो जिस जंग की बात कर रहे हैं, मतलब 1-2 की तो वाकई ठीक है, लेकिन ज्यादातर जगह उनके सिर्फ दावे हैं। ये वैसा कुछ जमीन पर हुआ नहीं है। अगर गाजा की बात कर लें तो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, वैसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वो हथियार डालेंगे या नहीं, अभी तो यही तय नहीं हुआ है। अभी तो एक के बाद एक शर्तें लगती चली जा रही है। देखिए एक बात याद रखिए, बिल्कुल, इजराइल को अपने जो बंधक हैं उनकी रिहाई की चिंता थी, उसकी वजह से इजराइल के अंदर भी काफी लोगों में आक्रोश था। हाँ। एक बार अगर बंधक आ जाते हैं उसके बाद इजराइल क्या करेगा नहीं करेगा ये किसी को नहीं पता है। नेतन्याहू को सिर्फ एक बात जो है सबसे ज्यादा कचोट रही है, या जिस पर वो घिर रहे हैं अपने देश के भीतर में, कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ना सिर्फ वो फिलिस्तीनी का विरोध, बल्कि जो खुद इजराइल के अंदर लोग हैं उनका भी विरोध कि भाई हमारे परिजन वहां पर फंसे हुए हैं, कई की जान जा चुकी है, कम से कम उनकी बॉडी तो आ जाए, जो बचे हुए हैं उन्हें जिंदा ला लो, तुम ये क्यों जंग लड़ना चाह रहे हो। तो इस बारे में बहुत ज्यादा घिरे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी मोर्चा संभाले और उनका कहना है कि हमास पूरी तरह से खत्म होगा, उसके कम से मैं नहीं मानूंगा। की चर्चा तो हम कभी करेंगे, इसलिए तो हमने मेंशन कर दिया। हाँ। लेकिन मिला जुला के जो स्थिति है आपको याद रखिएगा, और बात का जिक्र करना जरूरी है जब बात हो रही है अमेरिका की। अफगानिस्तान में बगराम बेस को लेने के लिए पूरी ताकत लगा दी, बिल्कुल अफगानिस्तान देने से मना कर दिया। तालिबान का कहना, तालिबान सरकार कहती है कि हम अगले 20-30 साल और युद्ध लड़ लेंगे, लेकिन नहीं देंगे। और पाकिस्तान की हेल्प लेना चाह रहा था इसमें अमेरिका, जो पाकिस्तान ने हमला भी किया काबुल पर, लेकिन इससे बात बनती नजर नहीं आ रही है। तो ये छीछा लेदर जो हर जगह हो रहा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो क्या है कि जो अगर दुनिया में अगर रूस यूक्रेन का वॉर अगर जल्दी खत्म नहीं हुआ तो ये चीज़ अभी कितना 3.5 साल, ये पूरी दुनिया अफेक्ट है, और वो अभी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन लग ये नहीं रहा है ये तभी होगा जब बहुत ज़्यादा इनके हितों का, जो पुतिन चाहते हैं, भी इसकी शुरुआत यही हुई थी ना कि आप नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके लिए जिद पर अड़ गए, बात आगे बढ़ती चली गई। वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहते थे। उन्होंने देखा कि पिछले दिनों क्या होता रहा, उनका अपना पिछले कुछ वक्त से दावा लगातार रहा है, और ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई। अब आखिरकार जिद वो छोड़ने को तैयार होंगे कि ठीक है, फिलहाल तो किसी सूरत में ये युद्ध रुक जाए। तो हो सकता है प्रशांत के आने वाले टाइम में हो सकता है कि जिस तरह से गाजा का पार्ट 1 हुआ ना, कि जैसे बंधकों की अदला बदली हो गई है, बिल्कुल उसी तरह से हो सकता है कि उसमें शांति का पहला पार्ट आ जाए, जब पुतिन खुद चाह लें कि हो गया, बहुत लड़ लिया, बहुत कर दिया, तो एक युद्ध विराम वाली स्थिति करके। लेकिन आप याद रखिए कि गाजा हो या रूस यूक्रेन हो, ये जो दोनों जगह का जो जंग है ये जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है। इसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं, और आने वाले टाइम में देखना कि जो अभी चिंगारी जब बची रही, कई बार होता है ना कि आग जब बुझ भी जाता है तो उसके अंदर भी आग बची होती है। वो आग गाजा में बची है, और वो कब भड़क जाए और फिर कब ज्वाला निकले। हाँ। तो अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। अगर गाजा में अगर इजराइल हमास के बीच अगर शांति हो गई है तो इसे भी सेलिब्रेट, जब तक रूस यूक्रेन के बीच में परमानेंट अगर युद्ध खत्म होने का कुछ अगर वो नहीं बात नहीं बनती है, तब तक ये पूरी दुनिया ये खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर हिस्से इसी से जुड़े हुए हैं। एक तरफ आपका गल्फ कंट्रीज हो गए, मिडिल ईस्ट हो गया, दूसरी तरफ पूरा यूरोप और अमेरिका का हो गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना आपको भी आगे परेशान करती रहेंगी। अभी डेवलपमेंट पे, सारी डेवलपमेंट पे नज़र बना के रखना है, हमें देखते रहना कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और अमेरिका की जो नीयत है तो साफ नहीं दिख रही है, सबको पता है, सबको दिख रहा है, और तुरंत रुकते नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बात, चलिए सारे डेवलपमेंट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और अगर आप अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और तमाम अपडेट्स के साथ आपको पहचान फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।